लेकिन अगर जो भोजन 2 घंटा के बाद नहीं आया तो ई क्या करेगा कि पगला जाएगा। अब पगला करके वहीं पर मारेगा धड़ाक दे, किसके ऊपर, एपिथेलियम ऊतक यानी कि आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देगा और छेद देगा और वही अल्सर पेंटिस। लोगों को देखे हैं पंडित जी लोगों को जब जाएंगे जजमान के पास में तो कहेंगे कि ये जजमान हमको पूरी उड़ी मत खियावा, कैसे कि हमरा ना पची, हमरा के दही चिवड़ा खिया दो, कैसे कि वो जानता है कि हम दूध खाएंगे तो हमारे पेट में तो यानी कि रेनिन तो स्रावित नहीं हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इसके पीछे के वीडियो में पाचन तंत्र के पार्ट 1 वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है और साथ ही पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, ठीक ना। और इसके पीछे के वीडियो पार्ट 1 में इसके बारे में भी अध्ययन किए हैं, मुख गुहा के बारे में कि मुख गुहा में कौन कौन से अंग आते हैं। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मुख गुहा के बाद, ठीक ना, भोजन के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से खेला होता है, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो इसलिए आप लोग बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, मुख गुहा में जब हम भोजन रखते हैं तो उसमें लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है और कुछ बैक्टीरियाओं को मार देती है और दांत जो है उसको क्या करता है, चीरता है, फाड़ता है, मतलब थूर कुछ देता है, ठीक ना। उसके बाद जो है भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी क्या है, तो मुख गुहा के पीछे के भाग को ग्रसनी कहा जाता है, ठीक ना। देखिए, जब अपना मुंह खोलिएगा तो मुंह के अंदर जब देखिएगा तो एक लंबी सुरंग अंदर की ओर जाती है और वो जो सुरंग है सबसे पहले ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी में 2 नलियां होती है। ग्रसनी में कितनी नली होती है, 2 नलियां होती है। देखिए, यानी कि ये आपका नाक का नली हो गया जिससे आप श्वसन लेते हैं और इसके नीचे ठीक है आपका ये होता है यानी कि जो भोजन जाता है। और आगे चल करके ये नलियां एक ही बन जाती है और इस भाग को हम कहते हैं ग्रसनी, ठीक ना। और इस ग्रसनी से 2 नलियां निकलती हैं। एक निकलती है नली, कौन सा, एक नली होता है ग्रास नली और दूसरा का होता है श्वास नली। हम श्वास नली के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जानेंगे ग्रास नली के बारे में। देखिए, ग्रसनी का जो क्षेत्र होता है इसकी लंबाई कुछ होती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ग्रसनी की लंबाई होती है। और इसके बाद ग्रसनी के नीचे से शुरू होता है हमारा ग्रास नली, समझ रहे हैं ना। ग्रसनी के नीचे से शुरू होता है ग्रास नली और इसकी लंबाई करीब 10 इंच होता है, ठीक ना। और ये संकुचनशील होता है। संकुचनशील समझते हैं ना, यानी कि जब भोजन मुंह से थुरा कुचा करके खूब अच्छी तरह से जब ग्रसनी में आता है और ग्रसनी से ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली में संकुचन पैदा होता है। संकुचन मतलब जैसे देखिए, किसी सांप वगैरह का देखे हैं बेंग को लीलते हुए, क्या करता है, सांप जो होता है यानी कि अपने पेट में संकुचन पैदा करता है, ठीक ना। संकुचन मतलब वो क्या करता है कि आगे की तरफ खोलता है और पीछे की तरफ क्या करता है, ढकेलता है उसको, ठीक ना। उसी को कहते हैं संकुचन। सेम टू सेम इसी प्रकार से हमारे यानी कि ग्रास नली में भी संकुचन पैदा होता है, ठीक ना। इसके बाद जो है हमारा भोजन आता है कहाँ, आमाशय में आता है। आमाशय में भोजन आता है। देखिए, आमाशय जो होता है आपका 3 भागों में बांटा होता है। इसकी आकृति लगभग यानी कि अंडाकार होता है। आमाशय को हम पेट कहते हैं। पेट समझते हैं ना, आमाशय को ही पेट कहा जाता है। और हमारे पेट को यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग, तो एक जो भाग होता है एक भाग होता है नीचे पाइलोरिक भाग होता है और आगे की जो भाग होता है यानी कि कार्डियक होता है और नीचे की यानी कि जो बीच की जो भाग होता है यानी कि फंडिक भाग होता है। समझ रहे हैं ना। चलिए फिर से समझते हैं। यानी कि जब यानी कि ग्रास नली से जब भोजन आता है कहाँ, आमाशय में, तो आमाशय के पहिलका भाग में आता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कार्डियक, दूसरा का होता है आपका फंडिक और तीसरा का जो होता है आपका पाइलोरिक भाग कहलाता है। ये 3 भाग होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो भोजन है आपका कहाँ आता है, कार्डियक में आता है। जब कार्डियक में आता है भोजन तो यहाँ पर स्रावित होता है HCl, ठीक ना। इस कार्डियक वाले भाग में स्रावित होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काहे के लिए स्रावित होता है, देखिए, यानी कि जब हम मुंह में भोजन रखते हैं जो बैक्टीरिया यानी कि लाइसोजाइम से नहीं मरी होती है वो क्या करता है, कौन सी कि जैसे ही इधर यानी कि भोजन कार्डियक में आता है, आमाशय के
पहला भाग में, तो ये HCl जो है क्या करता है, उसको उन बैक्टीरियाओं को मारने लगता है। ठीक ना, बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि जैसे कि देखिए हमारे शरीर में जो सिस्टम है कम नहीं है बैक्टीरियाओं को मारने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम कोई भोजन करते हैं और उसमें बैक्टीरिया है तो वो सबसे पहले मुँह में मरेगा। किससे? लाइसोजाइम से, क्योंकि लार ग्रंथियां अपना लार स्रावित करेगी और उस लार में क्या होता है आपको पता है ना, यानी कि लाइसोजाइम होता है, और वो लाइसोजाइम उन बैक्टीरियाओं को क्या करेगा, मार देगा। ठीक ना, लेकिन जो कीटाणु, जो जीवाणु मजबूत होते हैं, ठीक ना, वो क्या करता है, छुटक फुटक करके क्या होते हैं कि भाग आते हैं इधर। ठीक ना, कहाँ आता, ग्रसनी में आ जाते हैं, और आने के बाद यहाँ पर यानी कि क्या होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका इंतजार करता है। ठीक ना, कि अगर जी कोई इधर से बैक्टीरिया बच करके आया तो उसको सबसे पहले मारेगा कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देगा। समझ रहे हैं ना बात को। यानी कि जो जीवाणु मुख गुहा से बच करके छुटक फुटक करके भाग करके आएंगे तो सबसे पहले ही दरवाजे पर खड़ा रहता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये स्रावित करता है और भोजन में मिल जाता है और उन भोजन के बैक्टीरियाओं को क्या करता है कि मार देता है। ठीक ना, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये सबसे पहले का काम होता है। ठीक ना, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इस कार्डियक वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कुछ ज़्यादा ही स्रावित होने लगते हैं। समझ रहे हैं ना, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्रावित होने लगेंगे तो क्या होगा, क्या कि हमारे पेट में कुछ मतलब अजीब सा होने लगेगा। अजीब सा मतलब लगेगा कि औरेर रहा है, और साथ ही धुआं ढेकार आने लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो जब समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगी तो समझिए कि धुआं ढेकार आना आपका चालू हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, तब आपको क्या करना होता है, कौन सी, कि इनो पीते हैं। क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। समझ रहे हैं ना। तो आप क्या पीते हैं, भस्म पीते हैं, जिसको हम कहेंगे इनो। वो क्या करता है, क्या कि जब आप इनो पीजिएगा तो इस अम्ल को क्या कर देगा कि उदासीन कर देगा, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लेगा, कहेगा कि ना अब तू ज्यादा फुदक मत। ठीक ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इनो पीते हैं। और इनो कब पीते हैं, जब हमारे पेट में यानी कि अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हैं ना बातों को। ठीक है, तो देखिए इसके बाद की जो भाग होती है, यानी कि आपका इस भाग को कहते हैं हम क्या, यानी कि फंडिक भाग कहते हैं। ठीक ना, बीच वाले भाग को फंडिक भाग कहते हैं। सुनिए, देखिए जब भोजन आता है यानी कि ग्रास नली से कार्डियक में, तो ऐसा कुछ होता है ना कि छिहुलने के जैसा होता है। छिहुलने का मतलब समझता है ना, इसमें छिहुलन सा होता है। ठीक ना, तो इसमें होता है रूजी। क्या होता है, रूजी होता है, जिसको कांटों की जैसा होता है, इसमें रूजी होता है। तो जब भोजन इसमें आता है तो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया को मार करके और सेकंड जो आपका जो पार्ट होता है इसमें भेजता है, इस भाग में, यानी कि फंडिक में भेजता है। और फंडिक उसको रोक करके रखता है। क्या करके रखता है, रोक करके रखता है। और इसी में जो भोजन है लगभग यानी कि 3 से 4 घंटे तक इसमें भोजन रहते हैं। कितने घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक यही रूजी जो है भोजन को रोक करके रखता है, यानी कि फिसलने नहीं देता है। समझ गए। अगर नहीं होता तो क्या होता है, कौन सी कि इतना ना तेजी से फिसल करके इधर छोटी आंत में आ जाता कि फिर मतलब कहिए ही नहीं। ठीक ना, तो इसलिए जो है रूजी जो है इसको क्या करता है, यानी कि लगभग में 3 से 4 घंटे तक खूब बढ़िया से उसको क्या करता है, मतलब पूरा चलाता है और बैक्टीरियाओं को मारता है। इसमें पूरा आमाशय में ऐसा कुछ होता है। समझ रहे हैं ना। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि सर बताइए कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है, समझिए अम्ल किसी भी चीज को पड़ेगा ना तो उसको समझिए कि तहस नहस कर देगा। ठीक ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना मतलब कमजोर नहीं होता है, इसमें इतना क्षमता होता है ना कि आपके कोशिका को मार करके गिराएगा, यानी कि कहीं भी यानी कि छेद कर देगा। इसमें इतना पावर होता है। ठीक ना, लेकिन इससे सुरक्षा के लिए इस पर एक परत होती है। जानते हैं क्या परत होती है? देखिए जो हम यहाँ पर रेड वाले बनाए हैं, इसके ऊपर यानी कि आमाशय की एक दीवार बनी होती है, जो दीवार जो है आपका एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? एपिथेलियम कोशिका की बनी होती है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं एपिथेलियम कोशिका। ठीक ना, यानी कि ये जो है एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है। और ये जो है एपिथेलियम उत्तक क्या करते हैं, सुनिए क्या करते हैं, म्यूकस स्रावित करते हैं। और वो म्यूकस जो है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। ठीक ना, इसकी दीवारें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचती है। क्या चीज का? आमाशय का। अगर ये म्यूकस
अगर नहीं रहेगा तो पता है क्या करेगा, इतना ना खतरनाक है कि समझिए कि आपको पेट कर छेद कर बाहर आ जाएगा, ठीक ना। इतना इसमें पावर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ठीक ना। तो ये जो है एपिथेलियम ऊतक के बने होती है और ये ऊतक जो है यानी क्या करती है, अपना सुरक्षा के लिए, सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए क्या करती है, क्या कि म्यूकस स्रावित करती है, ठीक ना। और म्यूकस में यानी कि भस्म ही एंजाइम होता है और इसको कंट्रोल में रखता है, किसके यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कंट्रोल में ये रहता है, इसलिए ये ज्यादा फुदकता नहीं है, ना तो समझिए कि मार देगा। ऐसा भी देखिए कभी कभी होता है, जानते हैं क्या, कि कभी कभी इतना ना ज्यादा मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो जाएगा आमाशय में, इतना ना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो जाएगा कि म्यूकस बेचारा कमजोर पड़ जाएगा, ठीक ना। यानी कि एपिथेलियम ऊतक के से जो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं वो क्या करेगा कि कमजोर पड़ जाएगा, ठीक ना। जब कमजोर पड़ जाएगा तो क्या होगा, कौन सी कि वहीं छेद देगा और छेद करके क्या होगा कि अंदर की ओर धंस जाएगा, जिसको आप पेंटिस वगैरह कहते हैं। पेंटिस समझते हैं ना, अल्सर या पेंटिस वगैरह उसको कहा जाता है। तो कभी भी किसी भी इंसान में अगर पेंटिस वगैरह होता है तो समझिए कि उसी तरह से होता है कि आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ गया, आवश्यकता से अधिक मतलब आवश्यकता से अधिक समझ रहे हैं ना। अगर थोड़ा मोड़ा बढ़ा तो हम इनो वगैरह से मिल्क मैग्नीशिया से काम चला लेंगे, लेकिन अगर सोचिए अगर ज़्यादा बढ़ गया तो आप क्या कीजिएगा, तो वही होगा कि जब ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका क्या करेगा, एपिथेलियम ऊतक उस समय में काम ही नहीं करेगा, कहेगा कि बाप रे अब हम इससे नहीं जीत सकते। अब क्या करेगा, वहीं पर क्या करेगा, छेद करके और गोला टाइप करके निकल जाएगा। और निकलने के बाद तो आप तो समझ भी करते हैं कि इसके बाद क्या होता है, ठीक ना। तो ऐसा ही होता है। तो अगर आपको पेंटिस वगैरह अल्सर वगैरह से बचना है तो देखिए ज़्यादातर करके उन व्यक्तियों में होता है पेंटिस और अल्सर कि जो समय पर भोजन नहीं खाते हैं, समय पर भोजन नहीं खाते हैं। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना टाइम पर जानते हैं बना करके रखता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो ग्रंथियां हैं ये बना करके रखता है, ठीक ना। कि जैसे ही भोजन ग्रास नली में ग्रसनी से ग्रास नली में आएगा तब तक इसको खबर हो जाता है कि भोजन आ रहा है और ये क्या करेगा, कौन सी आगे ही तैयार रखेगा, अब मारेगा एकदम पचाक दे भोजन के ऊपर और पूरा मिल जाएगा। समझ रहे ना बात को। अगर जो व्यक्ति अगर भोजन नहीं करते हैं उन लोगों में क्या होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, किसके इंतजार में, भोजन के इंतजार कर रहा है कि अब आएगा तो हम मिलेंगे, अब आएगा तो मिलेंगे। बेचारा उसके इंतजार में ही पगला जाता है। क्या पगला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पगला जाता है। पगलाने के बाद क्या करेगा, कौन सी, अगर आप 8 बजे 9 बजे भोजन करते हैं तो इंतजार करेगा 1 घंटा 2 घंटा लेट सहेगा। लेकिन अगर ये भोजन 2 घंटा के बाद नहीं आया तो ई क्या करेगा कि पगला जाएगा। अब पगला करके वहीं पर मारेगा धड़ाक दे, किसके ऊपर, एपिथेलियम ऊतक यानी कि आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देगा और छेद देगा और वही अल्सर पेंटिस बन जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कभी भी आप भूखे नहीं रहिए। अगर आप भगवान का पूजा वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा मैंने वैसा पूजा कीजिए खाने वाला, ठीक ना तो समझिए कि भूखे रहने के चक्कर में आपको पेंटिस अल्सर वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझ गए हैं। चलिए देखिए, तो इसके बाद भोजन हमारा कहाँ आता है, यानी कि इसके दूसरा का भाग यानी कि फंडिक में आता है। फंडिक में रूझी यानी कि कांटे की जैसा होता है जो कि भोजन को फिसलने से क्या करता है, रोकता है और इसी में 3 से 4 घंटे तक भोजन जो है रहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के कोई भी चीज नहीं होता है, ठीक ना। ये भोजन को रोक करके रखने का काम करता है। ये एक समझिए कि एक प्रकार का ये ब्रेकर है इसका, ठीक है। इसके बाद यानी कि सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है यानी कि पाइलोरिक भाग जिसको कहते हैं। इस पाइलोरिक भाग में देखिए क्या होता है, भोजन आता है पाइलोरिक भाग में। इस पाइलोरिक भाग में जहां तहां जो होता है यानी कि जठर ग्रंथियां होती है। इसमें जहां तहां क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती है और ये जठर ग्रंथियां जो है जठर रस का स्रावित करती है। क्या चीज की स्रावित करती है, ये जठर ग्रंथियां जठर रस की स्रावित होती है। ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। सबसे पहले भोजन कहाँ आया, यानी कि कार्डियक में। कार्डियक के बाद कहाँ गया, यानी कि फंडिक में। फंडिक में कितना देर तक भोजन रहता है आपका, मतलब 3 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद मतलब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आता है, एक के बाद सब नहीं आता है। मतलब समझो कि एक ही कौर इधर बढ़ते रहता है और ये जो है मतलब जठर ग्रंथियां अपने जठर रस स्रावित करके उसमें फेंटते रहती है, ठीक ना। तो यहाँ से इस भाग में आया और यानी कि पाइलोरिक भाग में, और पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथियां होती है, ठीक ना। देखिए जहां तहां जठर ग्रंथियां होती है और ये जो जठर ग्रंथियां हैं यानी कि जठर रस का स्रावित करती है।
क्या चीज का स्रावित करती है? जठर रस का स्रावित करती है, ठीक ना। इस बात को बहुत अच्छा से समझना है, ठीक ना। यानी कि पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, वो जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावित करती है। और कितने प्रकार की एंजाइम स्रावित करती है? 2 प्रकार की करती है। कौन कौन? देखिए, सबसे पहले का जो एंजाइम होता है रेनिन होता है, रेनिन। और दूसरा का होता है आपका क्या? यानी कि पेप्सिन। यानी कि जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। ये दोनों जो है भोजन में मिलते हैं और भोजन में मिल करके ये क्या करते हैं? देखिए, रेनिन जो है दूध को दही बना देता है। बात को समझिएगा, रेनिन जो है दूध को क्या कर देगा? दही बना देगा। यानी कि आप जब भी अगर दूध वगैरह पीजिएगा, जो भी दूध खाइएगा, तो उसमें क्या होगा कि रेनिन यहाँ पर आएगा भोजन, जब दूध आएगा यहाँ पर तो ये क्या करेगा? कौन सी? उसको यानी कि दूध से दही बना देगा। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए, इसका मतलब ये है कि आप चाहे कितना हो दूध पीजिए, मतलब कितना हो दूध पीजिए, पेटवा में जाकर के समझिए कि दही बनना ही है। यानी कि एक समझिए कि ये जोरन का काम करता है। क्या चीज? रेनिन। समझ रहे ना बात को? और ये जो है पेप्सिन है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या चीज का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध से दही को बनाता है। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी कि अगर बच्चे लोगों को, अगर छोटे छोटे बच्चे जो है दूध वगैरह पीते हैं, देखिएगा जब ज्यादा उन लोगों को दूध पिला दीजिएगा, ठीक ना, तो क्या करता है? कौन सी की बोखर देता है, यानी कि उल्टी कर देता है। देखिएगा ऐसा होता है। जब वो उल्टी करेगा तो उसमें उपस्थित जो उनका दूध होता है, खूब ध्यान से देखिएगा, आपको दही के जैसा देखने को लगेगा कि वो दही है, ठीक ना, चिपचिपा सा दही के जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करता है? यानी कि रेनिन दूध से दही बना देता है, ठीक ना। तो अब बताइए कि अगर आप दूध पीजिएगा तो आगे चल के क्या बनने वाला है? दही ही बनने वाला है। तो ये से बढ़िया है कि आप क्या कीजिए कि शुरू से दही खाइए ताकि इसको मतलब काम करना ना पड़े, ठीक ना। देखिए, बुढ़ारी में ऐसा होता है ना कि सारे पाचन तंत्र जो होते हैं कामें करना बंद कर देते हैं। काम करते हैं लेकिन उतना ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से क्या करता है कि जो जठर ग्रंथियां हैं, ये ठीक तरह से अपना जठर रस स्रावित नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो इसलिए देखिएगा कि जो लोग अगर उम्रदार होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 40, 45, 50 साल के ऊपर के होंगे, ठीक ना, यानी कि बूढ़े हो गए होंगे, उन लोगों का जो भोजन है ठीक तरह से नहीं पचता है, ठीक ना। पंडित जी लोगों को देखे हैं, पंडित जी लोगों को जब जाएंगे जजमान के पास में तो कहेंगे कि ये जजमान हमको पूरी उड़ी मत खियावा, काहे से कि हमरा ना पची, हमरा के दही चिवड़ा खिया दो। काहे से कि वो जानता है कि हम दूध खाएंगे तो हमारे पेट में तो यानी कि रेनिन तो स्रावित नहीं हो रहा है, ठीक ना। जब रेनिन स्रावित नहीं हो रहा है तो उसका दूधवा तो पचेगा ना, ठीक ना, यानी कि दूध से दही बनेगा नहीं। तो इसलिए वो सोचता है क्या कि हम डायरेक्ट खा लें, दही लें। तो इसलिए जो बुजुर्ग हैं उनको क्या देना चाहिए? दही देना चाहिए, उसको दूध नहीं देना चाहिए। नहीं तो समझिए कौन सी कि ये जोरन उनमें खत्म हो गया है, दूध से दही बनाने का सिस्टम उसमें गायब है। तो इसलिए उन लोगों को क्या देना चाहिए? दही ही देना चाहिए। समझ गए? तो क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से पूछेगा कि पाइलोरिक भाग में क्या होता है, तो आपको कहना है कि पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियां क्या करती है? जठर रस का स्रावित करती है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन दूध से दही बनाने का काम करता है, ठीक ना। पेप्सिन क्या करता है? तो जो भोजन आप खाए हुए हैं उसको क्या करता है? उसके प्रोटीन के ऊपर काम करता है, यानी कि प्रोटीन को पचाने में काम करता है। समझ रहे हैं ना? देखिए, अगर आप भोजन कीजिएगा तो भोजन में आप कौन कौन से तत्व लेते हैं? यही नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वसा लेंगे, विटामिन लेंगे, उसके बाद आप क्या लीजिएगा? जल लीजिएगा, यही सब न लेंगे। तो इसमें जो है पाचन किसका किसका होता है? देखिए बताते हैं। पाचन होता है प्रोटीन का, पाचन होता है आपका वसा का, पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक ना। यानी कि विटामिन का पाचन नहीं होता, वो डायरेक्ट आपका शरीर अवशोषित कर लेता है। समझ रहे ना? यानी कि पाचन ग्रंथियां जो यहाँ पर छोटी आंच में जब आएगा तो खुद ही अवशोषित कर लेगा आपका सिस्टम, ठीक ना। तो जल का पाचन नहीं होता है और क्या चीज का? विटामिन का पाचन नहीं होता है, ठीक ना। इसका डायरेक्ट क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक ना। पाचन किसका किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक ना। तो इसी में से प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है, और ये रेनिन दूध से दही बनाता है। उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझ गए होंगे, ठीक ना। देखिए, यानी कि जब भोजन यहाँ से यानी कि जब इसमें आया तो इसके ऊपर जो है पाइलोरिक भाग यानी कि निकलने वाली जो जठर ग्रंथियों से निकलने वाली जो जठर रस है, ये अपना काम कर देती है। यानी कि भोजन को पूरा समझिए कि लेई के जैसा बना देती है, पूरा लेई के जैसा,
ठीक ना। इसके बाद जो है यानी कि पाइलोरिक भाग से भोजन जो है ग्रहणी में आता है। देखिए ये भोजन नहीं रहता है, यहाँ पर कायम हो जाता है। क्या हो जाता है? कायम, मतलब हम इसको कायम कहेंगे। देखिए फिर से यहाँ से समझिए, जब मुख गुहा से भोजन यानी कि चल करके आता है कहाँ? ग्रास नली से होते हुए क्या चीज़ में, यानी कि कार्डियक अमाशय में जब आता है तो बोलस बन जाता है। क्या बनता है? बोलस। बोलस बनने के बाद इसके बाद जो है इसमें कुछ पाचन का क्रिया होता है और उसके बाद भोजन पाइलोरिक भाग से भाग में आता है और उसके बाद पाइलोरिक भाग में क्या बन जाता है? यहाँ पर ये बन जाता है पाइलोरिक भाग में पाचन होने के बाद बन जाता है ये, यानी कि कायम बन जाता है। क्या बन जाता है? कायम। अब वो जो कायम है छोटी आंत के पहिलका भाग में घुसता है। देखिए यानी कि अमाशय के बाद जो चालू होता है भाग, उसके भाग को कहते हैं छोटी आंत। क्या कहेंगे? छोटी आंत। देखिए ओरिजिनल खेला तो यहाँ पर होता है, ठीक ना। इसमें तो भोजन का पाचन हुआ कहाँ है? ये बैक्टीरिया को मारा, ये धीरे धीरे इधर पेट आया और यहाँ पर थोड़ा सा दूध के से दही बना और कुछ प्रोटीन का पाचन हुआ। अभी भोजन का पाचन तो हुआ कहाँ है? अभी कार्बोहाइड्रेट वगैरह का तो कुछुओं का पाचन नहीं हुआ, ठीक ना। मेन खेला यहाँ से चालू होता है। देखिए इसके बाद जो ग्रहणी के साइड में यानी कि बगल में पास में ही स्थित होता है आपका क्या? अग्न्याशय होता है, ठीक ना। और उसके बाद इसके बगल में यानी कि अमाशय के इस साइड में होता है आपका क्या? यकृत होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये आपका पित्ताशय है, इनकी पित्त है। देखिए भोजन के साथ यहाँ पर ओरिजिनल खेला चालू होता है। क्या कि इधर से जब भोजन आता है तो भोजन क्या बन करके आ रहा है? कायम बन करके आ रहा है। क्या बन करके आ रहा है? भोजन कायम बन कर आ रहा है। अब भोजन में क्या मिला हुआ है? अम्ल मिला हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है। यानी कि यहाँ पर भोजन अम्लीय रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ये दोनों आपस में झगड़ा करता है। देखिए कैसे, ठीक ना। जब कायम इधर से चलता है, ठीक ना, तो ई का कहता है मेन एंजाइम इसी के पास है, पचाने का एंजाइम इसके पास है, ठीक है। ये कुछ नहीं करता, ठीक ना। मेन जो है पचाने का एंजाइम अग्न्याशय के पास होता है। देखिए कौन कौन से एंजाइम होता है? अग्न्याशय के पास होता है यानी कि LAT, मतलब जिसको हम पूर्ण पाचक रस कहेंगे, यानी कि पूरा पाचक करने का जो रस है इसके पास होता है, ठीक ना। जैसे कि L का मतलब हो गया कि लाइपेज, यानी कि इसके पास लाइपेज होता है, जो इधर से वासा आया रहता है, यानी कि जो भोजन में हमारे वासा हम खाते हैं उसको लाइपेज जो है, यानी कि लाइपेज एंजाइम जो है क्या करता है? यानी कि पचाता है, ठीक ना। ए यानी कि एमाइलेज यानी कि मंड को पचाता है, मतलब जो भोजन में हम स्टार्च वगैरह खाए हुए होते हैं, चोकर वगैरह जो रहता है, यानी कि क्या करता है यहाँ पर? यानी कि एमाइलेज पचाता है। हम इसके पीछे वाले वीडियो में भी बताए हैं कि हमारे मुंह में जो है यानी कि वहाँ पर भी मंड का पाचन होता है, लेकिन वहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आ करके फिर ये क्या करता है? कौन चीज की? अग्न्याशय ग्रंथियाँ जो है एंजाइम छोड़ता है, उसमें से एमाइलेज छोड़ता है। एमाइलेज जो है आपका मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। और ट्रेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक ना, वो इतना जल्दी नहीं पचता है। इसमें भी आ करके भोजन जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन का पाचन इसमें भी हुआ था। कहाँ पर? यानी कि इस भाग में, ठीक ना। और यहाँ पर भी आकर के प्रोटीन का पाचन होगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है? भोजन होता है अम्लीय, जब इधर से इधर आता है यानी कि छोटी आंत में पहुँचता है तो सारा जो एंजाइम है किसके पास है? अग्न्याशय के पास है। अग्न्याशय क्या कहता है? इसके पास ज़्यादा नखरा है अग्न्याशय के बाद। अग्न्याशय कहता है का कि हम कभी भी अम्लीय भोजन को हम पचेबे नहीं करेंगे, यानी कि अगर भोजन के पास अम्ल है यानी कि अम्ल से साना हुआ है तो भाई हम अपन एंजाइम ना दें, मतलब देवे ना करेंगे कि हाँ वो पचेगा। ये बहुत नखरा है, ठीक ना। तो देखिए ई का कहता है कि देख भाई तू कोनो बात ना, तू टेंशन मत ले, हम तुर उपाय कर देते हैं, ठीक ना। ई का करेगा का कि ये जो यकृत है, यकृत जिसको कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लीवर कहते हैं, ये बनाता है, जानते हैं क्या? यानी कि ये बनाता है आपका यानी कि पित्त बनाता है। यानी कि ये क्या बनाता है? पित्त बनाता है। काहे के लिए बनाता है? ताकि जो अम्लीय भोजन रहता है उस अम्लीय को नष्ट करने के लिए पित्त बनाता है। पित्त जो है यानी कि एक हरे रंग का क्षारीय द्रव है, और क्षार कभी भी अगर अम्ल के साथ मिलेगा तो उसको क्या कर देगा? उदासीन कर देगा, ठीक ना। तो ये कहता है कि देख भाई इससे कि तू टेंशन मत ले, हम बनाएंगे कौन चीज? पित्त बनाएंगे, ठीक ना। किसके लिए? तुम्हारे मदद के लिए। जो भोजन आएगा अम्लीय उसको हम क्या
कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फिर तुम अपना क्या करना कि काम करना। ठीक है, तो ये क्या करता है कौन सी कि यकृत बनाता है पित्त, और पित्त बना करके जानते हैं किसको देता है, पित्ताशय को देता है। यकृत पित्त बना करके किसको देता है, पित्ताशय को देता है। यकृत कहता है इससे कि देख भाई, ठीक ना, तू क्या कर कौन सी कि हमरा तो बहुत ही सारा काम रहता है। यकृत कहता है कि हमरा बहुत सारा काम रहता है, हम जो पित्त बना रहे हैं तुम रख लो। किससे कहता है, पित्ताशय से, कि तुम रख लो, ठीक ना, और जब जब जरूरत पड़ेगा, जब जब जरूरत पड़ेगा तब तुम क्या करना कि थोड़ा 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 उसमें पुचुर पुचुर क्या करना कि फेंकते रहना। किसमें, तो जब इधर से भोजन आएगा ना तो तू क्या करना, फेंक देना। अब फेंक देना तो वो क्या हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। जब उदासीन हो जाएगा तो अग्न्याशय भाई अपना एंजाइम छोड़ करके बढ़िया से अपना उस पर काम कर देगा। ठीक है, तो ये कहता है कि ठीक है, कोनो बात नहीं है, ठीक ना, तुम मुझे दे दो। तो ये यकृत पित्त बनाता है, और पित्त बना करके किसको देता है, पित्ताशय में जमा होता है आकर के इसको देता है। और ये जो है समय समय पर क्या करता है, यानी कि वो एंजाइम को, यानी कि पित्त को छोड़ते रहता है। जैसे ही इधर से भोजन आएगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तब पित्त का होगा कि मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो यहाँ पर इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जब नष्ट हो जाएगी तब क्या होगा कौन सी, तब ये देखेगा, कहेगा कि हाँ हाँ अब इसका अम्ल खत्म है। तब यहाँ पर एंजाइम छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, ये अपना एंजाइम छोड़ेगा, अग्न्याशय। अग्न्याशय अपना एंजाइम छोड़ेगा, और छोड़ेगा तब क्या होगा कि पूरा भोजन में क्या होगा कि मिल जाएगा। और मिलेगा तो वही होगा, यानी कि लाइपेज उस एंजाइम में रहेंगे, लाइपेज जो वसा का पाचन करेगा, और एमाइलेज मंड का पाचन करेगा, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। समझ रहे हैं ना। इसके बाद इतना यहाँ पर पाचन होता है छोटी आंत के पहला भाग में। उसके बाद जो है भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि इसके आगे जो भोजन जाता है क्या क्या उसके साथ होता है। ठीक ना, तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक।